सचिवालय घेराव मामले में पूछताछ के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई नेता पहुंचे धुर्वा थाना। कहा, हिम्मत है तो गिरफ्तार करे सरकार। इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में आज फिर लहराया परचम। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर के 2 सैटेलाइट को किया लॉन्च। झारखंड समेत देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है ईद। लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की, एक दूसरे को दी बधाई। और रांची, गुमला और लोहरदगा समेत कई जिलों में हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना। गर्मी से मिली राहत। अगले 2-3 दिनों तक बारिश और बादल का जारी रहेगा सिलसिला। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। सचिवालय घेराव मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, समरी लाल समेत भाजपा के मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक आज धुर्वा थाना पहुंचे। इन नेताओं के अलावा काफी संख्या में भाजपा नेता और समर्थक भी मौजूद थे। दरअसल इन नेताओं को सचिवालय घेराव कार्यक्रम और इस दौरान उत्पन्न विधि व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। थाना से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत में श्री प्रकाश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुकदमों से नहीं डरती है। आने वाले चुनाव में इस सरकार को इसका खामियाजा भुगतना होगा। उन्होंने सरकार को चुनौती भी दी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर रांची के पूर्व उपायुक्त और समाज कल्याण निदेशक छवि रंजन पर जमीन घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। ट्विटर पर इस संबंध में श्री मरांडी ने लिखा है कि ईडी को छवि रंजन से जमीन घोटाले के संबंध में पूछताछ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छवि रंजन के खिलाफ कमिश्नर की ओर से भी एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके कारणों पर भी जांच होनी चाहिए। राज्य सरकार आदिवासी सलाहकार समिति टीएसी को प्रभावी बनाने की तैयारी में है। इसको लेकर सरकार शोध करा सकती है। मोराबादी स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल वेलफेयर शोध संस्थान टीआरआई ने इसके लिए पहल की है। संस्थान की ओर से शोध कार्य के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसके जरिए वर्तमान माहौल में बदलते राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्यों के बीच टीएसी की भूमिका और प्रासंगिकता के संबंध में योग्य शोधकर्ताओं की मदद ली जा सकती है। पूर्व सांसद और आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा है कि कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में 30 जून को विश्व सरना धर्म कोड जनसभा का आयोजन होगा। इसमें आदिवासी समाज के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए क्रांति का बिगुल फूंका जाएगा। उन्होंने बताया कि सभा में झारखंड समेत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के लगभग 350 प्रखंडों के सेंगेल समर्थक शामिल होंगे। जनसभा का आयोजन होगा, लाखों लोग उसमें शामिल होंगे देश और विदेश से, और यह आदिवासी क्रांति का आजादी के लिए एक आगाज होगा। हम लोग को आंदोलन करना होगा और उसके लिए हम लोग सामाजिक क्रांति, धार्मिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति का आगाज करेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज रांची के सांसद संजय सेठ ने राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान श्री सेठ ने 5 से 7 मई तक रांची में आयोजित होने वाले सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर पद्मश्री मुकुंद नायक, पद्मश्री मधु मंसूरी हंसमुख, विरासत विशेषज्ञ एसडीसी सहित आयोजन समिति से जुड़े विभिन्न सदस्यगण और युवा रंगकर्मी उपस्थित थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में फिर से आज अपना परचम लहराया है। इसरो ने आज दोपहर में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर के 2 सैटेलाइट टेलीओएस 2 और ल्यूमलाइट 4 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।
tufts of clouds. P2 tracking. भव्य नजारा PSLV C55 का सफलतापूर्ण उत्थापन। PSLV C55 प्रमोचक यान अपने निर्दिष्ट कक्षा की ओर अग्रसर। दर्शकों का उत्साह, यान की कंपन सब हम यहां महसूस कर रहे हैं। यह बहुत उत्साहवर्धक होता है। यान पूरी तरह सामान्य और अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। The S139 motor, PS1, developing nominal thrust of 4,800 kilonewtons. Start is in main auto. Plus 1 minute. पहले चरण के प्रज्वलन के दौरान रॉकेट वायुगतिक यानी एरोडायनामिक, संरचनात्मक और नियंत्रण तंत्र की दृष्टि से बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है। First stage performance normal. P2 change route SCBD2. देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 12,193 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.66% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 5.29% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 6.17% दर्ज की गई। इधर कोविड से बचाव को लेकर देश भर में टीकाकरण अभियान भी जारी है। 220 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक अहम माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। कोडरमा जिला प्रशासन और इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के सौजन्य से पिपराडीह रेलवे स्टेशन पर लगाए गए लाइफ लाइन एक्सप्रेस से आज भी सैकड़ों लोगों का निःशुल्क इलाज किया गया। लाइफलाइन एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के तहत जिले के लोगों को लगातार फायदा हो रहा है। 20 से 25 अप्रैल तक यहां विशेष तौर पर दांत के रोगों का इलाज किया जा रहा है। लोग हेल्पलाइन नंबर 9820303974 पर संपर्क कर सकते हैं। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे सप्ताह वृद्धि दर्ज की गई है। आरबीआई के जारी आंकड़ों के अनुसार 14 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 1.659 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। के अनुसार 14 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 1.657 अरब डॉलर की वृद्धि रही और ये 586.412 अरब डॉलर पर पहुंच गया। ये इसका 9 माह का उच्च स्तर है। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 6.306 अरब डॉलर बढ़कर 584.755 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। आंकड़ों के अनुसार 14 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा आस्तियां 2.204 अरब डॉलर बढ़कर 516.635 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अप्रैल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 100वां एपिसोड आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। प्रधानमंत्री जी के मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, मन की बात का 100वां एपिसोड रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे।
विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्टेट बैंक के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान साहिबगंज में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक सुधीर कुमार ने सभी प्रशिक्षकों को पृथ्वी दिवस के बारे में जानकारी दी। झारखंड समेत देश भर में आज ईद उल फित्र का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुस्लिम धर्मावलंबियों, मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की विशेष नमाज अदा की। रांची के विभिन्न ईदगाहों में भी ईद की नमाज अदा की गई और सुख, शांति और अमन की दुआएं मांगी गई। ईद को लेकर राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजधानी रांची के साथ ही जमशेदपुर, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा समेत अन्य जिलों में भी ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गिरिडीह में विभिन्न ईदगाहों में सुबह 8 बजे ईद की नमाज अदा की गई और सुख, शांति और अमन के लिए दुआ मांगी गई। सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे। इस अवसर पर सबों ने एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी। हमारे देश के लिए, पूरे झारखंड के लिए दुआ की गई, अमन और शांति के लिए। मैं पुनः अपने गिरिडीह वासियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारक। आज इनका आशीर्वाद और दुआ हमको मिलता है, यही सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत तमाम राजनेताओं ने लोगों को ईद पर्व की बधाई दी है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने समस्त राज्यवासियों को ईद उल फितर की बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार हर्षोल्लास, शांति, एकता और आपसी भाईचारा का संदेश देता है। यह त्यौहार सबके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए, यह दुआ करता हूं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को ईद की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि राज्यवासियों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि शांति, एकता, हर्ष, उल्लास और उत्साह का यह त्यौहार है। उन्होंने कहा है कि सभी के जीवन में यह त्यौहार सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए, यही दुआ करता हूं। झारखंड समेत देश भर में आज अक्षय तृतीया का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों का मानना है कि यह पर्व जीवन में सौभाग्य और सफलता लाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से कई युगों की शुरुआत हुई थी, इसलिए अक्षय तृतीया का धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। आज के दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि दान पुण्य और मांगलिक कार्य के शुभारंभ की परंपरा से जुड़ा ये पावन पर्व हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक भगवान परशुराम जी की जयंती आज मनाई गई। प्रत्येक वर्ष वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को परशुराम जयंती मनाई जाती है। जमशेदपुर के निर्मल भवन में इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य करने वाले ब्राह्मणों को सम्मानित किया गया। परशुराम परिवार के सदस्य संजीव आचार्य ने बताया कि इस समाज के लोगों को एक सूत्र में जोड़ना है। सब अपने अपने संगठन को चलाए, उनकी जो संगठन चला रहे हैं उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, परंतु एक सेंट्रलाइज्ड हम लोग भगवान परशुराम जी का जयंती हम लोग रीगल मैदान में बनाए और जिसमें हमारे समाज की जो है कि इकट्ठा हो, पूरे देश में हम लोग जो है कि एक जुड़ा हुआ है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
पश्चिमी सिंहभूम के बड़ा जामदा ओपी अंतर्गत डीके घोष की बाल जोड़ी एवं मेरेलगढ़ा स्थित 2 मैगजीन हाउस से भारी मात्रा में डेटोनेटर और कोडेक्स फ्यूज लूटने की घटना में शामिल 2 नक्सलियों को पुलिस ने एक डेटोनेटर के साथ गिरफ्तार किया है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में 28 अप्रैल से 8 मई तक मोराबादी मैदान में मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन होगा। इसमें होम एंड डेकोर, रियल एस्टेट, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल उद्योग सहित विभिन्न उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया थाना अंतर्गत रपचा के पास मजदूरों को ले जा रही एक तेज रफ्तार पिकअप वैन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। इस घटना में पिकअप सवार 17 मजदूर घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए एजीएम अस्पताल लाया गया है। शुक्रवार को ईडी की टीम रांची रजिस्ट्री कार्यालय पहुंची। वहां ईडी ने माइनिंग लीज से संबंधित दस्तावेज तलाश किए। इस दौरान एजेंसी ने माइनिंग लीज से संबंधित कई दस्तावेज प्राप्त किए। वहीं हाल के दिनों में रांची में जिन भूखंडों की रजिस्ट्री चर्चा में रही, उनके रिकॉर्ड भी ईडी ने तलाश किए, जिन्हें ईडी की टीम अपने साथ ले गई। दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग पर गोपीकांदर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के पास हाईवा और ट्रक के बीच टक्कर में दोनों वाहनों के चालक की मौत हो गई। कोयला लदे हाईवा और पान मसाला लदे ट्रक के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों का केबिन क्षतिग्रस्त हो गया और चालक उसमें फंस गए। कृषि मंत्री बादल ने देवघर के शिल्प ग्राम में कृषि अवसंरचना कोष विषय पर जागरूकता अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान मंत्री ने किसानों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के बंका डढ़वा नदी बालू घाट पर अपराधियों ने चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने 52 वर्षीय सिंघेश्वर मिर्धा के सिर में गोली मारी। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है। अवैध खनन घोटाला मामले में फरार चल रहे दाऊ यादव के पिता पशुपति यादव को साहिबगंज की नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके बाद आज उन्हें रांची जज कॉलोनी स्थित ईडी के विशेष न्यायाधीश के आवासीय कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हजारीबाग के उत्क्रमित मध्य विद्यालय खपरियावा में लगे 2 चापानल के खराब होने से सैकड़ों बच्चों को पेयजल के लिए परेशानी हो रही थी। खबर मिलने पर डीसी के आदेश के बाद पीएचईडी कर्मियों ने चापाकल को दुरुस्त कर जल संकट का समाधान कर दिया। मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। आज भी राजधानी रांची, गुमला और लोहरदगा समेत कई जिलों में हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों तक बारिश और बादल का यह सिलसिला जारी रहेगा। दोपहर बाद राजधानी रांची के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। दिन में ही शाम जैसे नजारे दिखने लगे। कल हजारीबाग में भी खूब बारिश हुई थी, जिससे चिलचिलाती धूप और गर्मी से लोगों को राहत मिली थी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कहा है कि फिलहाल अधिकतम तापमान में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 34.7 और न्यूनतम 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37.2 और न्यूनतम 23.5 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 36.7 और न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आगामी 29 और 30 अप्रैल को धनबाद के हीरापुर स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित होने वाली 8वीं झारखंड राज्य थांगटा चैंपियनशिप में धनबाद का प्रतिनिधित्व करने के लिए 38 सदस्यीय जिला टीम की घोषणा कर दी गई। 2 दिवसीय इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मेजबान धनबाद के अलावा बोकारो, रांची, दुमका, लोहरदगा, हजारीबाग, पलामू, कोडरमा, गढ़वा, देवघर तथा पूर्वी सिंहभूम से लगभग 200 पुरुष तथा महिला थांगटा खिलाड़ी भाग लेंगे। आइए देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। बाईस अप्रैल साल 1970 से विश्व पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है। इसके साथ ही यह दिन पृथ्वी की गुणवत्ता
उर्वरकता और महत्ता को बनाए रखने के लिए पर्यावरण और पृथ्वी को सुरक्षित रखने की जरूरत पर जोर देता है। इस दिवस को आज पूरी दुनिया के 192 से अधिक देश मनाते हैं। 22 अप्रैल साल 1870 को लेनिनवाद के जनक व्लादिमीर लेनिन का जन्म रूस के सिम्बर्स्क में हुआ। उनका वास्तविक नाम उलियानोव था। वे एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ और एक विचारक थे। उनके ही नेतृत्व में साल 1917 में रूस की क्रांति हुई। लेनिन ने समाज और दर्शन शास्त्र पर अपने विचारों से रूस ही नहीं पूरी दुनिया को प्रभावित किया और उनकी यह विचारधारा लेनिनवाद के नाम से जानी गई। लेनिन के नेतृत्व में हुई रूसी क्रांति के बाद ही साल 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई। 22 अप्रैल साल 2010 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बोइंग X-37 को लॉन्च किया। यह मानव रहित एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। इसे एक प्रक्षेपण वाहन द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। बोइंग X-37 को ऑर्बिटल टेस्ट व्हीकल के रूप में भी जाना जाता है। अंतरिक्ष में जाने के बाद यह पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा से प्रवेश करता है और जमीन पर एक विमान की तरह लैंड होता है। बोइंग X-37 को अमेरिकी रक्षा विभाग में शामिल करने से पहले इसे नासा परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने डीबीटी के माध्यम से रिकॉर्ड 3.25 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। हमारे पद्म में आज हम जानते हैं पद्मश्री तुलाराम उप्रेती के बारे में। आज ऑर्गेनिक खेती सिक्किम की नई पहचान बन गई है और इसका पूरा श्रेय जाता है सिक्किम के किसानों को। और सिक्किम में जैविक खेती के लिए अपना पूरा जीवन खपा देने वाले किसानों में 98 वर्षीय तुलाराम उप्रेती भी शामिल हैं। उन्होंने न सिर्फ खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग की बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित किया। एक छोटा किसान जिन्हें बचपन से ही खेती से बड़ा लगाव था। शुरुआत से पारंपरिक खेती में ही दिलचस्पी थी, इसलिए हमेशा जैविक खेती ही की। उप्रेती ने खेती में कई प्रकार के नवाचार किए ताकि अच्छी फसल उत्पादित की जा सके। पर्यावरण संरक्षण के लिए जैविक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती को भी अपनाया और उनके ये प्रयास करीब 6 दशक पहले तब शुरू हो चुके थे जब सिक्किम सरकार ने ऑर्गेनिक मिशन की शुरुआत भी नहीं की थी। जीवन पर्यंत पारंपरिक तरीके से बिना किसी केमिकल का प्रयोग किए एक सफल किसान साबित हुए हैं तुलाराम उप्रेती। मैंने कभी भी खेती में रसायन का प्रयोग नहीं किया है। हमेशा गाय भैंस का मल ही प्रयोग किया है। मैं रसायन का प्रयोग करने से दूसरों को भी मना करता हूँ। भारत सरकार ने मुझे जो सम्मान दिया है वो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मुझे लगता है कि यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि इस जमीन का भी है। देश में जितने भी किसानों को यह सम्मान मिला है, मैं सबके लिए बहुत खुश हूँ। मुझे पद्मश्री मिलने से सभी लोग बहुत खुश हैं। मैंने अपने बच्चों को भी हमेशा सिखाया है कि कभी भी रसायन का प्रयोग नहीं करना, हमेशा प्राकृतिक खाद प्रयोग करना, जिससे स्वास्थ्य सही रहेगा। तुलाराम उप्रेती ने अपने जैविक खेती के तौर तरीकों से अन्य किसानों को भी प्रभावित किया। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। उन्होंने कई किसानों को जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के गुर सिखाए। आज तुलाराम उप्रेती जैसे किसानों की मेहनत का ही नतीजा है कि सिक्किम की कृषि क्षेत्र में रसायनों पर निर्भरता खत्म हो गई है और सिक्किम बना है जैविक खेती में देश का सिरमौर। तुलाराम उप्रेती
जिन्होंने भारत की प्राचीन खेती प्रणाली को समझा और समझकर कार्य किया, खेती की। जिस तरह से भारत में हजारों वर्षों से प्राकृतिक खेती होती जा रही थी, उसको उन्होंने समझा और ऐसे दौर में जब रासायनिक खेती का जोर है, उन्होंने प्राचीन खेती को पकड़ा और प्राकृतिक खेती की। और ऐसा ही नहीं कि उसने खुद की, प्रदेश के दूसरे किसानों को भी उन्होंने सिखाया, शिक्षा दी, प्रैक्टिकल ज्ञान दिया और इसीलिए उनको भारत सरकार ने पद्मश्री के लिए चयनित किया। उनके प्रयास से ही सिक्किम एक ऐसा राज्य बना जो जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध हुआ, प्राकृतिक खेती के लिए चुना गया और आज सिक्किम में केवल प्राकृतिक खेती हो रही है। रासायनिक खेती पर वहाँ पूर्ण प्रतिबंध सरकार ने लगा दिया है। विश्व को जैविक खेती भारत की ही देन है। जैविक खेती का इतिहास टटोलें तो भारतवर्ष की कृषि परंपराएं ही इसके मूल में प्रदर्शित होती हैं। ये कृषि परंपराएं 5000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन हैं और यहाँ के किसान 5 सहस्त्राब्दी से कृषि ज्ञान में परिपूर्ण किसान हैं और इस ज्ञान को बदलते वक्त की चुनौतियों के बीच भी सहेज कर आगे बढ़ा रहे हैं तुलाराम उप्रेती जैसे अनुभवी किसान। जैविक खेती के प्रेरक प्रोजेक्ट रेल और इम्पैक्ट के जरिए कोडरमा में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे मूलभूत बदलाव को पूरे राज्य में मॉडल के रूप में लागू किया जाएगा। पूरे राज्य में इस मॉडल को लागू करने के लिए 7वीं जेपीएससी के शिक्षा अधिकारियों ने कोडरमा का भ्रमण किया। कोडरमा में प्रोजेक्ट रेल के तहत हर शनिवार सरकारी स्कूल के बच्चों का टेस्ट लेकर उनका मूल्यांकन किया जाता है, जबकि प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत बच्चों को दूसरी गतिविधियों में भी निपुण बनाया जा रहा है। इन दोनों प्रोजेक्ट के जरिए कोडरमा की सरकारी शिक्षा व्यवस्था लगातार बेहतर हो रही है। पिछले साल भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में कोडरमा पूरे राज्य में टॉप पर था और अब यही मॉडल पूरे राज्य में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपनाया जाएगा। कि निश्चित तौर पे यहाँ जो काम हो रहा है और उसका जो है प्रतिफल दिख रहा है रिजल्ट के रूप में कि अब 10 में और 12 में जो है कोडरमा जिला टॉप है। तो क्यों है ये आकर के यहाँ समझ में आया पहली बार कि वो इसलिए है कि जो प्रोजेक्ट इम्पैक्ट है वो मतलब सेल्फ मोटिवेट कर रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए, ठीक है, और उसका अनुशासन डेवलप कर रहा है और अनुशासन आज के टाइम पे सबसे जरूरी चीज़ है। अगर कोई बच्चे को अनुशासित कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पढ़ना शुरू कर देता है। कुछ दिनों पहले कोडरमा में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिले के सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ नो कॉस्ट और लो कॉस्ट पर मूलभूत सुविधाओं की सराहना करते हुए इसे पूरे राज्य में लागू करने की घोषणा की थी। इस बाबत 7वीं जेपीएससी पास 38 शिक्षा अधिकारी और शैक्षिक अनुसंधान परिषद के 10 अधिकारियों ने कोडरमा के कई स्कूलों का मुआयना किया और वह प्रोजेक्ट रेल और प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत बच्चों को दी जा रही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सचिवालय घेराव मामले में पूछताछ के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई नेता पहुंचे धुरवा थाना, कहा हिम्मत है तो गिरफ्तार करे सरकार। इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में आज फिर लहराया परचम। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर के 2 सैटेलाइट को किया लॉन्च। झारखंड समेत देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है ईद। लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की, एक दूसरे को दी बधाई। और रांची, गुमला और लोहरदगा समेत कई जिलों में हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना। गर्मी से मिली राहत। अगले 2-3 दिनों तक बारिश और बादल का जारी रहेगा सिलसिला।